बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 13 पे हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिंपली इट इज एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, इसके साथ दो चीज़ों को रिलेट करें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of free electrons in valence shell, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ease of movement of इलेक्ट्रॉन के साथ भी रिलेटेड है। और ये दोनों चीज़ें मेटल्स के लिए डिस्कस की जाती हैं। स्टूडेंट्स, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे तो भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन आप एक ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो उस वक्त तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे होते। ग्रुप नंबर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो तो सेम होते हैं। तो तब ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है और नीचे वालों की मूवमेंट ज़्यादा आसान होती है। इसलिए ये दो पॉइंट्स आपको बता दिए गए। स्टूडेंट्स, इन पीरियड नंबर 2, सेकेंड पीरियड को हम लिखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4 ये हमने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए और यहाँ तक ये सारी चीज़ें सॉलिड्स हैं। और ये नाइट्रोजन से ऑनवर्ड क्या हैं? गैसेस हैं। तो इनके लिए कंडक्टिविटीज़ डिस्कस ही नहीं की जाती। और आप अगर इसका ट्रेंड देखें तो आपको ट्रेंड में ये मिलेगा कि बेरिलियम सबसे ज़्यादा कंडक्टर है, फिर लिथियम, फिर बोरॉन, और सबसे बैड कंडक्टर जो है वो कार्बन है, या कार्बन को डिस्कस ही नहीं किया जाता इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड। अगर कार्बन को एज अ डायमंड आप डिस्कस करें तो वो तो इनर्ट इंसुलेटर है। तो आप चाहें तो कार्बन डिस्कस करें या ना करें। लिथियम में वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम से बेरिलियम की तरफ बढ़ा। लेकिन बोरॉन चूंकि नॉन मेटल है इसलिए उसकी कंडक्टिविटी लेस देन मेटल्स है। तो स्टूडेंट्स, बुक ने कहा है कि अप टू 4a बढ़ती है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। कार्बन तो डेफिनेटली कम है। इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इट इज़ अ फेयरली गुड कंडक्टर, बट एज कंपेयर टू द मेटल्स तो वो बहुत कम है। फिर थर्ड पीरियड को अगर डिस्कस करें तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले 4 को हम डिस्कस करेंगे। सोडियम के वैलेंस में 1, मैग्नीशियम के वैलेंस में 2, एल्युमिनियम ग्रुप 3a है तो 3, और सिलिकॉन के वैलेंस में 4। लेकिन इसकी जो ट्रेंड है उसको यूँ लिखा जाएगा कि एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम कम है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, फिर सोडियम,
और इसके बाद हम सिलिकॉन लिखेंगे। स्टूडेंट्स सिलिकॉन जो है ये सेमी मेटल है, सेमी मेटल। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी तो डेफिनेटली सेमी मेटल्स से ज़्यादा होती है, चाहे सिलिकॉन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी मेटल्स की निस्बत कम है। और आप एक चीज़ और देखें कि सोडियम से ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम से भी ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? नहीं, ये जो आपको अब मैं ट्रेंड लिख के दे रहा हूँ ना, ये कंडक्टिविटी का नहीं है, सॉरी, इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी ले लें। मैं जस्ट एक चीज़ रिलेट कर रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चन समटाइम आ जाते हैं। ये आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए है। ग्रुप 2A इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 3A, इट इज़ फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको सेपरेट रखते हैं, लेकिन ये टिप आपने ज़रूर याद रखनी है। स्टूडेंट्स अब कंडक्टिविटीज़ के हवाले से अगर मेटल्स की बात करें तो ग्रुप नंबर 2B जो है वो बेस्ट कंडक्टर ग्रुप है, और वो है कॉइनेज मेटल्स का, कॉइनेज मेटल्स। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में कंडक्टिविटी का कंपैरिजन किया जाए इन पीरियोडिक टेबल, तो ये सबसे ज़्यादा कंडक्टर सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर गोल्ड है, और फिर एल्युमिनियम है। इसके लिए हिंट है, आज कॉपर, गोल्ड, अलविदा। ये आपको याद रखने में, आज, कॉपर, गोल्ड, अलविदा याद रखने में आपकी हेल्प करेगा। ये इनकी कंडक्टिविटीज़ के हवाले से आपको एक टिप बता दी गई। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself। स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको बताऊं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, और उनमें वेरिएशन के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं फर्स्ट ईयर के पोर्शन में उस टॉपिक को, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बहुत ज़्यादा डिटेल से विद एमसीक्यूज एंड वेरिएशंस और एप्लीकेशंस डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो लेक्चर वहाँ से ले लें तो वो टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 3 चीज़ें आपके सामने लिखना चाहता हूँ, A, B और AB। A दोनों एटम सेम है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये डेल्टा H1 एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी होगी। B दोनों एटम सेम है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसकी एनर्जी को अगर आप डेल्टा H2 लिखें। और AB स्टूडेंट्स ये 2 डिफरेंट एटम हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी और इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, तो इन दोनों से ज्यादा एनर्जी डेल्टा H3 की होगी। यानी डेल्टा H1 भी कम है डेल्टा H3 से और डेल्टा H2 भी कम है डेल्टा H3 से। तो ये आइडिया है कि जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ जाती है। ये आपको एक आइडिया दिया है। अगर होमो एटम्स होंगे तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता, डिफरेंस 0 होता है, तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, और अगर डिफरेंस आए तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से पोलैरिटी है और दूसरी वजह उसकी आयोनिक करैक्टर है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर फैक्टर्स को देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
effective nuclear charge. Electronegativity is inversely proportional to the radius. Electronegativity is directly proportional to ionization energy. Electronegativity is directly proportional to इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये भी दोनों फैक्टर्स डिस्कस किए जा सकते हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to percentage S character, and electronegativity is inversely proportional to percentage P character for hybridization. स्टूडेंट्स इनका आइडिया जो है ना वो आपको मैं और भी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ. अब आप ग्रुप ट्रेंड की बात करें तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है. पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के लिए है विच इज इक्वल्स टू 4.0 और मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल इज फॉर सीजियम. हालांकि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और बीडियम, सीजियम, फ्रांसियम सीजियम से नीचे है लेकिन वो स्टेबल एलिमेंट नहीं है. सीजियम थोड़ा स्टेबल है तो इसलिए सिर्फ उसी को डिस्कस किया जाता है. स्टूडेंट्स आप इस बात को अब गौर से देखें और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये CH3 CH3 CH2 CH2 और CH CH, यहाँ पे sp है, sp2 है और sp3 है. ये परसेंटेज का जो मैंने लिखा आपको वो बता रहा हूँ. 50% S, यहाँ पर 33.33% S और यहाँ पर 25% S. अब 50% P, 66.67% P एंड 75% P. जब S कम हो रहा है तो P बढ़ रहा है तो दोनों के लिहाज से फिर इन्वर्स ही होगा, यानी S और P का फैक्टर जो है वो इन्वर्स है. अब स्टूडेंट्स आपको ये बताऊं कि जब आप अल्काइंस देखते हैं ऑर्गेनिक में आपने ये पढ़ा है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, इसकी एसिडिक नेचर है, जबकि आपने अल्केन और अल्कीन में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं की. तो है तो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का ही ना, यहां पर तो आपने पोलैरिटी डिस्कस नहीं की. स्टूडेंट्स यहां पर 50% S करैक्टर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द परसेंटेज S करैक्टर. ठीक है, और राइट साइड पे परसेंटेज S करैक्टर बहुत कम है तो वहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया. इसी तरह अल्कीन के भी जो बॉन्ड हैं वो बिल्कुल भी पोलर नहीं होते, जबकि अल्काइन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है. इसकी वजह क्या है? परसेंटेज S करैक्टर. तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिलेटेड एक और बात भी आप जहन में रख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ले लें, अगर ज़्यादा होगा तो परसेंटेज आयोनिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो फिर पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उससे डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। यानी ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियाज़ हैं। और स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी की बात करूं, बॉन्ड पोलैरिटी, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा, 100% कोवलेंट होगा। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से लेकर 0.4 तक हो तो ये नॉन पोलर तो होगा लेकिन 100% कोवलेंट नहीं होगा। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7 हो, यानी आप यूं कह लें कि 0.5 से लेकर 1.7 तक हो, तो ये पोलर कोवलेंट होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऊपर भी नॉन पोलर कोवलेंट है। और आखिरी बात है कि अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होगा 1.7 से तो फिर बॉन्ड आयोनिक होगा। तो ये एक हमने पोलैरिटी के रिलेटेड आइडिया डिस्कस कर दिया स्टूडेंट्स। इसको मैंने डाइपोल मोमेंट के लेक्चर में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। बॉन्ड का पोलर होना और बात है, पूरे मॉलिक्यूल का पोलर होना और बात है। यहाँ पर हमने बॉन्ड पोलैरिटी की बात की और स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट हैं वो आप देख लें। फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। 4.0, 3.5, 3.05 समथिंग, 3 लिख देते हैं, 2.97, कार्बन इज 2.5 और हाइड्रोजन इज 2.1। स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों का ही डिफरेंस ले लें कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है 2.5, 2.1, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 0.4। तो 0.4 डिफरेंस वाले जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो दिस इज हाउ वी डिस्कस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसके क्वेश्चन ज़्यादा और कम के रिलेटेड आते हैं, बाकी जो इसके रिलेशन बन सकते हैं वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, hydration energy is energy absorbed or released, enthalpy change यानी absorbed or released when 1 mole gaseous ions added to excess water to make infinite dilution, infinite dilute solution। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में इनफाइनाइट डिल्यूशन के रिलेटेड लिखा हुआ है कि 1 मोल सोल्यूट उसके कंपैरिजन में 800 से 1000 मोल सॉल्वेंट अगर लें तो फिर इनफाइनाइट डिल्यूशन होती है। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब है कि इतना ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दें कि मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े।
हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पर, और क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसके लिए है? मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी इज फॉर सोडियम +1 बीटा, लिथियम +1 चार्ली, मैग्नीशियम +2 एंड डेल्टा एल्यूमिनियम +3. Students, hydration energy is directly proportional to charge and inversely proportional to size. यानी अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, साइज ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, और इस पूरे फैक्टर को हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, सब से पहले ये देखें कि सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इनमें तीन चीज़ों को तो आप सिंप्लीफाई कर लें, ऑप्शन डेल्टा है. तीन चीज़ों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3. हमने पिछले लेक्चर में लिखा था कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे उनके शेल भी इक्वल होंगे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी. तो जिनके शेल इक्वल है उनके साइज ऑलमोस्ट इक्वल है. हम 100% इक्वल नहीं कह रहे, एल्युमिनियम का साइज छोटा होता है, लेकिन शेल इक्वल है, तो ये एक रफ आइडिया अबाउट साइज मिल गया कि इनके साइज क्लोज ही होंगे. लेकिन आप ये भी तो देखें कि चार्ज एल्युमिनियम पे ज़्यादा है, तो इसलिए ये वैल्यू सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की है, और मैग्नीशियम कम है और सोडियम का चार्ज कम है तो वो और भी कम है. स्टूडेंट्स, लिथियम की ये वैल्यू बुक से आप देख लें, ये वैल्यूज़ कम है. अगर आप कंपेयर करें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड डेल्टा, रुबिडियम, और अब भी आपका सवाल यही हो कि मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, तो अब ऑप्शन अल्फा होगा, क्योंकि चार्ज सबकी +1 है, लेकिन लिथियम की साइज कम है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा हो रही है. और जनरली हम ये चीज़ें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ही डिस्कस करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए इन पीरियड. स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन एनर्जी के रेलिवेंट 2-3 और चीज़ें भी डिस्कस की जा सकती हैं. फर्स्ट वन कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो लैटिस एनर्जी से. सेकंड, हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल हो लैटिस एनर्जी के, और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो लैटिस एनर्जी के. तो इन कंडीशंस के रिलेटेड सॉल्युबिलिटीज़ का क्या ताल्लुक है? अगर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी इक्वल हैं तो सोल्यूट सॉल्युबल होगा और इक्विलिब्रियम में होगा, यानी अब मजीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा. अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो और लैटिस एनर्जी कम हो तो सोल्यूट सॉल्युबल होगा, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो और लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो तो सोल्यूट इनसॉल्युबल होगा. तो ये आइडिया अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी भी मिल जाता है. स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली रिलेटेड यहाँ से हमें नज़र आ रही है, यानी होनी चाहिए. लेकिन हम यहाँ पर लैटिस एनर्जी की एक टर्म आपको बता दें जो कि पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. अगर सॉल्युबिलिटी को ओनली लैटिस एनर्जी से रिलेट किया जाए तो लैटिस एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है. मैं इसको भी लैटिस एनर्जी के टॉपिक में
सॉलिड्स में भी क्लियर कर चुका हूं और बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्ड में भी ये मैं डिस्कस कर चुका हूं. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट, it is apparent charge present on any atom. इसके लिए ये हिंट लिखते हैं, apparent charge on atom or ion or any species. स्टूडेंट्स, वैसे ज़्यादा मुनासिब एटम ही लिखना है, क्योंकि आयन में भी आप हर एटम की अलहदा ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करते हैं, लेकिन सिंगल एटम विद चार्ज अगर आयन हो तो इसको आयन भी लिखा जा सकता है. सेकंड इज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन. अगर कोई एटम गेन करे या लॉस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस सिंगल एटम की वही ऑक्सीडेशन नंबर होगी. मेटल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ही ऑक्सीडेशन नंबर है. नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन करना इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर होगा. फिर स्टूडेंट्स, हम इनको ग्रुप नंबर से भी रिलेट करते हैं. 1A, 2A एंड 3A. मोस्ट ऑफ द टाइम दे शो +1, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन नंबर्स रिस्पेक्टिवली. जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है. फिर ग्रुप 4A. ग्रुप 4A के एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स ये -4 भी मिलती है, ये +4 भी मिलती है. माइनस और प्लस कैसे है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ये समझ लें. हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन +1 है, लेकिन हाइड्रोजन जब सोडियम के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन -1 है. स्टूडेंट्स, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ज़्यादा होती है तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं ग्रुप नंबर 5A. ये ऑक्सीडेशन नंबर 5 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ग्रुप नंबर के इक्वल है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ग्रुप नंबर ही होता है. या 3 वैकेंसीज इन वैलेंस शेल, कि वैलेंस शेल में ऑक्टेट के लिए कितने की वैकेंसी है. स्टूडेंट्स, इसकी आपको एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप देखें NH3, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर -3 में है. NCl3, NF3 में नाइट्रोजन +3 है, लेकिन है तो 3 ना. लेकिन अगर आप HNO3 को ऑब्जर्व करें, -2 × 3 +1 और +5. स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेट करने का मैंने एक पूरा लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर्स के नाम से अपने चैनल पे लगाया हुआ है, उसको आप देख लें तो आपको मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का कोई इशू नहीं रहेगा. ये ग्रुप नंबर 5 के रिलेटेड था. फिर ग्रुप नंबर 6A, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 6 भी हो सकती है, ये ग्रुप के इक्वल है. ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी हो सकती है.
विच इज वैकेंसीज इन वैलेंस शेल, कि कितने और से ऑक्टेट बन जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल देखें, H2S H2SO4 -2 into 4 plus 6 plus 1 into 2 -2 plus 1 into 2, तो ये दोनों हमें नजर आ गई हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप 7A 7A 1 भी शो करता है, ये वैकेंसी के इक्वल है, और ये 7 भी शो करता है इक्वल टू ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 8A इट इज आल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप, क्योंकि जनरली नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज नहीं कर रही होती, इसलिए हम उनको जीरो ग्रुप कहते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। स्टूडेंट्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करवाते हैं, इस पे हम आगे जाके थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी कुछ रिलेटेड आइडियाज को और भी डिस्कस करें कि ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करैक्टर और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। अगर आप बात करें कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो अब बताएं इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। -2 into 3 सल्फर +6 -2 into 2 सल्फर +4, तो स्टूडेंट्स SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2, ये आपको एक आइडिया मिल गया। लेकिन अब एक चीज और भी आप बता दें कि ClO2 और SO2 -2 into 2 सल्फर +4, क्लोरीन भी +4 -2 into 2। अब दोनों नॉन मेटल्स जो हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर तो इक्वल है, अब ज्यादा एसिडिक कौन होगा। स्टूडेंट्स नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मोर नॉन मेटालिक मोर एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर कम होता है, इसलिए एसिडिक करैक्टर वहां पर बढ़ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स इक्वल हों तो आप लेफ्ट टू राइट देख लें, जो राइट पे होगा वो ज्यादा नॉन मेटालिक है, उसी का एसिडिक करैक्टर डिस्कस कर लिया जाएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करैक्टर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा। स्टूडेंट्स SnCl2 SnCl4 ये स्टेनस और स्टेनिक क्लोराइड है। -1 into 4 स्टेनिक इज +4 +2 -1 into 2, तो कौन ज्यादा कोवलेंट है। स्टूडेंट्स SnCl2 इज प्रीडोमिनेटली आयोनिक एंड SnCl4 इज प्रीडोमिनेटली कोवलेंट। अब ऐसा क्या हुआ, जब चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पार बढ़ती है, पोलराइजिंग पार बढ़ती है, और जब पोलराइजिंग पार बढ़ती है तो फिर कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ता है। कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है, ये आपको दूसरी हिंट बता दी। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 और 0। फ्री स्टेट में हर एलिमेंट का 0 होता है,
और फ्लोरीन -1 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करती। स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन है ये -2 भी शो करती है, -1 भी करती है, -1/2 भी करती है, +2 या +4 भी करती है। -2 ये नॉर्मल ऑक्साइड है, -1 ये पार ऑक्साइड में है, -1/2 ये सुपर ऑक्साइड में है, और ये जो +2 या +4 है ये सब ऑक्साइड में शो करती है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, OF2 फ्लोरीन -1 N2 और ऑक्सीजन यहाँ पर +2 की फॉर्म में आ रही है। ये दोनों एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन डू नॉट एक्सपैंड ऑक्टेट, डू नॉट एक्सपैंड ऑक्टेट, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 और 2 से ज़्यादा नहीं होती। सम टाइम सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन +4 शो हो जाती है, वो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। जनरली ये ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं करते। स्टूडेंट्स, मैनी एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, मैनी एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल H2S सल्फर -2 है, H2SO4 सल्फर +6 है, SO2 सल्फर +4 है, तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स शो कर रही है। अब ये देखें, HCl क्लोरीन -1 है, HClO क्लोरीन +1 है, HClO2 क्लोरीन +3 है, HClO3 क्लोरीन +5 है, HClO4 क्लोरीन +7 है। तो आपने देखा कि ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो हो रही हैं। इनमें पार्शियली फिल्ड डी आ जाता है, डी सब शेल, यानी ये अपने डी सब शेल को भी यूज कर लेते हैं और एक्सपैंड कर लेते हैं ऑक्टेट को, एक्सपैंड ऑक्टेट, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर इतनी ज्यादा भी हो सकती है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से और वैलेंसी को रिलेट करें तो वैलेंसी is not equal to 0, but oxidation number may be 0 for free state, और ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी हो सकती है, नॉट फ्रैक्शन, वैलेंसी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का स्टूडेंट्स मैं लिंक उसका इस लेक्चर में दे देता हूं, आप उसके लिंक को ले लें और उससे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये हमारा लेक्चर हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।